एवरीवन, हासिल हूँ लेकर एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। अगर आपको फैंटेसी, लव स्टोरी, एक्शन, एडवेंचर ये सारी एनिमेशन पसंद है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ आपको हीरो की मिस्टीरियस पावर से रूबरू कराया जाएगा, काफी खतरनाक डीमन से मुलाकात होगी और बहुत ऑसम फाइटिंग सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सीरीज की नॉन स्पॉइलर इंट्रो आपको काफी पसंद आई होगी। अब जरा सीरीज को भी शुरू कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए काफी पुरानी बात पता चलती है। हजारों सालों पहले 4 बड़े ग्रेट डीमंस में से एक डीमन जिसका नाम तावू था, सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर दुनिया में राज करने के सपने की वजह से वो डीमन वर्ल्ड में तबाही करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्कनेक्ट करने वाला बैरियर ब्रेक हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमंस अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन और सीज का रास्ता चुनकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। ह्यूमंस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो उन्हें मारकर इस जगह पर अपना राज कायम करना चाहते थे। इसलिए आसमान से बरसे इस कहर की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में चारों तरफ त्राही मची हुई थी। तभी उसी बीच एक अनोनिमस ग्रुप अपनी मिस्टीरियस पावर का यूज करते हुए उन डीमंस को जान से मारना शुरू कर देते हैं। उनके पास काफी पावरफुल तिलिस्मानी ताकत थी। हेवन और अर्थ के गॉड को खुश करने के लिए वो डीमंस का सैक्रिफाइस देने लग गए थे ताकि सालों तक उनके ऊपर ये मुसीबत दोबारा न आए। हजारों सालों तक गॉड्स को खुश करने का ये मेथड जारी रहा और आज के दिन तक पावरफुल मिस्टीरियस से वो कल्टीवेटर जो डीमंस को मारने की ताकत रखते हैं, वो माउंटेन्स और सी में जाकर डीमंस का सैक्रिफाइस देते हैं। डीमन बीस्ट को मारने वाले उस पावरफुल कल्टीवेटर को डीमन हंटर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चेन शिफ्ट होता है और हमें एक माउंटेन में एक बच्चे को एक डीमन से बचकर भागते हुए दिखाते हैं। वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। उस बच्चे के पास पावर नहीं थी, इसलिए वो उस डीमन से अपनी जान बचाकर तेजी से आगे की तरफ दौड़ रहा था। ज्यादा देर तक भागने की वजह से बैलेंस बिगड़कर वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, जिससे उस बीस्ट को मौका मिल गया था उस पर हमला करने का। अपने सर के ऊपर मौजूद इस मौत के फरिश्ते को देखने के बाद उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि वो डीमन बीस्ट उसे जान से मारकर खा जाता, तभी वहाँ पर एक डीमन हंटर की एंट्री हो जाती है जो अपने पावरफुल तिलिस्मान का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक करने लगे थे। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे हिट होने के बाद वो डीमन काफी जोर से रोर करते हुए वहाँ से जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। पर वो डीमन हंटर उसका रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर काफी पावरफुल तिलिस्मान से अटैक कर रहे थे, पर वो डीमन उन अटैक को डॉज करते हुए तेजी से उस कल्टीवेटर के ऊपर जंप करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे जान से मार दे। पर इस डीमन हंटर की स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज थी। वो इस बीस्ट के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसे चारों तरफ से अपने तिलिस्मान से घेर लेता है। उस डीमन कल्टीवेटर के तिलिस्मान बैरियर बनाने के बाद ये डीमन बीस्ट स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप हो गया था, जिससे वो गुस्से में जोर से रोर करना शुरू कर देता है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस ट्रैप से आजाद नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते वो डीमन हंटर उसके सामने आकर उस डीमन को अपने हाथ में अब्सॉर्ब करवा लेता है। इतने बड़े से डीमन को स्पिरिट फॉर्म में उस डीमन हंटर के हाथ में जाता देखकर तो ये बच्चा हैरान रह गया था। वो इस डीमन हंटर को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है कि तभी वो बंदा इसे हाथ देकर उठा रहा था। अचानक से देखते ही देखते वो बंदा भी फायर की फॉर्म में वहाँ से गायब हो गया था और उसके वहाँ से जाते ही इस लड़के के हाथ में एक बीस्ट पैटर्न उभर जाता है। अपने हाथ में मौजूद इस अजीब से लकीरों को देखने के बाद वो इसे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी देखते ही देखते उस पैटर्न में से एक बीस्ट की स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर होकर उसे खाने की कोशिश करती है। ये उस बीस्ट की इविल एनर्जी थी। ये सब देखकर वो बंदा काफी बुरी तरीके से डर जाता है और इसी एक झटके के साथ उसकी आँख खुल गई थी। हमें पता लगता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारी सीरीज का मेन लीड फेंगवू है, जो सपना देख रहा था। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि ये सपना उसे सालों से परेशान कर रहा है और उसके हाथ पर बना हुआ वो डीमन पैटर्न असल में भी एग्जिस्ट करता है। अभी तक ना तो उसे इस डीमन पैटर्न के बारे में कुछ पता लगा और ना ही उसके साथ घटी हुई इस घटना के बारे में। इसी के साथ हम जान पाते हैं कि फेंगवू एक रेस्टोरेंट में काम करता है जिसके ओनर सेफजुए का आज बर्थडे है और वो लेट ना हो जाए इसलिए फटाफट अपने काम पे दौड़ जाता है। इधर रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां जोरों शोरों से शेफ जुए की बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन चल रही थी। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और रेस्टोरेंट को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। शाओकी नाम का जूनियर शेफ वहाँ के लोगों को ऑर्डर दे रहा था और साथ ही चीजों को मैनेज कर रहा था। खाना कैसा बना है, डिश कौन सी प्रिपेयर होगी। तभी शाओकी के पास वहाँ का सर्वेंट चीफ आता है जो कि एक बड़ा सा स्नेल लेकर आया था। ये दिखाकर पूछ रहा था कि आखिर इसका क्या करना है। शाओकी अपने काम में काफी ज्यादा माहिर था। वो
देखते ही पता लगा लेता है कि ये स्नेल कोलोन वैली से आया है, जहाँ पे काफी सारे डीमन बीस्ट पाए जाते हैं। वो सर्वेंट से कंफर्म करता है कि क्या इस स्नेल को मास्टर शेफ डिंग लेकर आए हैं। उसके हामी भरने पर वो कहता है कि ठीक है, फिर इसे साइड में रख दो, वो खुद इसका कुछ न कुछ कर लेंगे। हमें पता लगता है कि ये स्नेल सच में काफी ज्यादा बिग था और इन्होंने भी इससे बड़ा स्नेल आज से पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि उस वैले में मॉन्स्टर का साइज 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। शायद वहाँ के वैले में ही कुछ खास बात हो। ये बात पता करते ही वो कहता है कि मैं इस बात को मिस लैंग को बताने जा रहा हूँ। इधर हमें उसकी सिस्टर लैंग को दिखाते हैं, जो कि काफी फोकस के साथ अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि वो एक पत्थर को एक ही अटैक में बीच में से तोड़कर 2 टुकड़े कर देती है। लैंग की स्वॉर्ड स्किल्स को उसके भाई शाओकी ने दूर से विटनेस किया था। वो तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा शार्प होती जा रही है। अपने भाई को वहाँ पर अचानक से देखने के बाद लैंग का कहना था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या कोई बात हो गई है। शाओकी कहता है कि नहीं, आज तो अंकल ज़ोए का बर्थडे है और तुम यहाँ अकेले अकेले स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही हो। मैं तो तुम्हें बुलाने आया था और साथ ही इस बारे में बताने कि कोलोन वैली में काफी बड़ा स्नेल पाया गया है। ये खबर सुनकर लैंग ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो कहती है कि शाओकी, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो और इस मामले को तुम खुद ही अच्छे से संभाल सकते हो, फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत। इस बात पर शाओकी मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि ठीक है, कोलोन वैली वाला मामला मैं खुद निपटा लूंगा, लेकिन अंकल की बर्थडे पार्टी के लिए तो तुम चल सकती हो ना। तो वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए वो दोनों आपस में भाई बहन वाली मस्ती भी कर रहे थे, जहाँ मिस लैंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि कहीं तुम मुझे बहाने से एक रेस्टोरेंट लेकर तो नहीं जा रहे ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्योंकि ये बात तो तुम भी मानते हो कि मेरी स्वॉर्ड स्किल्स कमाल की है, तो क्या पता तुम मुझसे बीस्ट की कटिंग करवाओ। ऐसे ही मस्ती करते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हेड शेफ ज़ोए को दिखाते हैं। उनके साथ मास्टर शेफ डिंग भी आए थे। सभी लोग उन्हें देखने के बाद उन्हें बर्थडे विश कर रहे थे। हमें यहाँ पर शेफ ज़ोए के बारे में काफी सारी चीजें पता लगती है। ये कि वो अपने समय के काफी अच्छे डीमन हंटर हुआ करते थे। साथ ही वो हर तरीके के बीस्ट के बारे में काफी गहरी नॉलेज रखते हैं। कौन से बीस्ट की वजह से कौन से कल्टीवेटर की कल्टीवेशन हाई हो सकती है और कौन से बीस्ट की हेल्प से कौन सी डिजीज क्योर हो सकती है, ये सारी नॉलेज उन्हें काफी अच्छे से थी। इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए और कल्टीवेटर्स की हेल्प करने के लिए उन्होंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया और यहाँ आने वाले कल्टीवेटर्स को वो डिशेस खिलाकर उनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उनका ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस हो गया। हेड शेफ ज़ोए के हाथ का खाना और उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। इसलिए अपने बर्थडे के खास मौके पर हेड शेफ ज़ोए एक बहुत ही बड़े से बीस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए उसकी बॉडी से इविल एनर्जी प्योर करके उसे सभी के लिए पकाने वाले थे, जिससे सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन हाई हो जाए और उनकी डिजीज क्योर हो जाए। पहले तो ये काम मास्टर शेफ डिंग करने वाले थे, लेकिन यहाँ सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनके हाथों से अगर बना हुआ खाएंगे ना तो सभी की डिजीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। शेफ डिंग के स्किल्स इतने ज्यादा अमेजिंग नहीं थे, इसीलिए सभी की रिक्वेस्ट पर शेफ ज़ोए उस बीस्ट को अपने पास बुलाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। इसे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो फेंग वू लाने की कोशिश कर रहा था, पर उस बीस्ट के हैवी हो जाने की वजह से वो बैलेंस संभाल नहीं पाता और सीधा लैंड होता है उस बीस्ट के साथ एक सर्वेंट के ऊपर। इस कॉमिक सीन के बाद हेड शेफ ज़ोए सभी को उस बीस्ट की खासियत बताते हैं कि इस बीस्ट का नाम कॉफिश है। इस बीस्ट की खासियत है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है, साथ ही इसके लंबे टेल की वजह से ये पानी में बहुत दूर तक चल सकता है। तो अगर कल्टीवेटर इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी स्पीड और कल्टीवेशन भी हाई हो जाएगी। साथ ही अगर उनके मेरिडियंस ब्लॉक हुए रहते हैं तो इसे खाने के बाद उनके मेरिडियंस भी हिल हो जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद शेफ ज़ोए फटाफट से अपने तिलिस्मान बाहर निकालते हैं और फिर उन पर चैंटिंग करने के बाद उस तिलिस्मान की हेल्प से उस बीस्ट की बॉडी में मौजूद सारा का सारा इविल पॉइजन वो बाहर निकाल लेते हैं। उस पॉइजन को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा अमेज्ड हो रहे थे और फिर हेड शेफ ज़ोए अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद उस पॉइजन को क्योर कर देते हैं और फिर अपनी नाइफ स्किल शो करते हुए उस बीस्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पकाकर सभी कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। उनके हाथों में जादू था। खाना खाने के बाद सभी लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। हेड शेफ ज़ोए के हाथों से पकाए हुए इस डिश को खाने के बाद जिन भी लोगों को डिजीज थी वो धीरे धीरे क्योर हो रहे थे और सभी लोगों की कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रही थी। यहाँ सर्वेंट जो कि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी गेस्ट का नाम लिख रहा था, वो जोर से अनाउंसमेंट करके बताता है कि डोंगशन सिटी से ज़ियांग फैमिली के लोग आए हैं बर्थडे प्रेजेंट देने।
जियांग फैमिली काफी पावरफुल फैमिलीज में से एक थी, इसलिए उसके आने की खबर सुनकर तो सभी लोगों का ध्यान वहां जाता है। जियांग फैमिली के आने के बाद ही हमारा हीरो फेंगू, जो कि अपना खाना एंजॉय कर रहा था, जिस हाथ पर पैटर्न बना हुआ था, उसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये हाथ वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। जियांग फैमिली अपने हाथ में काफी मिस्टीरियस सी चीज लेकर आ रही थी। इसे देखने के बाद लैंग कहती है कि पता नहीं क्यों इनके पास से काफी मिस्टीरियस सा ऑरा फील हो रहा है। शाओकी बताता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये अपने साथ काफी पावरफुल बीस्ट को लेकर आए हैं। इनके हाथ में जो पिंजरा मौजूद है वो डार्क स्टील से बना है, जो कि काफी पावरफुल डीमन बीस्ट के डीमन ऑरा को सप्रेस करने का काम करता है। उनकी फैमिली का 8 जनरेशनर जियांग फेंग, वो अपने आप को काफी फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी लंबी चौड़ी तारीफों के पुल बांधते हुए कह रहा था कि वो एक डीमन मॉन्स्टर हंटर है, उसके अंदर लाइटनिंग की पावर है और वो अपनी बॉडी शो करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। साथ ही उसी की पार्टनर जियांग न्यान, वो भी खुद को अपने हस्बैंड की तरह काफी फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करती है। उसके पास फ्लावर स्पिरिट की पावर है और वो उसी का यूज करते हुए काफी पावरफुल डीमंस का हंट करती है। उनका फनी इंट्रो देखने के बाद तो वहाँ मौजूद किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो सभी लोग मुंह खोलकर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अपना इंट्रो कंप्लीट करने के बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के हेड शेफ के कहने पर हम आपके लिए काफी पावरफुल मॉन्स्टर को लेकर आए हैं आपके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर। वैसे तो ये मॉन्स्टर पावरफुल कम और छोटू मोटू क्यूट ज्यादा लग रहा था। इस बीस्ट का नाम पीपा बीस्ट था, जिसे देखकर हमारा शाओकी कहता है कि इसके लुक पर मत जाना, ये बस देखने में ही छोटा है, बाकी इस बीस्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये तुम्हारे फॉर्च्यून को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई भी इसे प्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले को गुड लक विश कर रहा है। हेड शेफ ये प्रेजेंट हासिल करने के बाद उन्हें काफी पोलाइटली थैंक यू कहते हुए कह रहे थे कि आपने सच में प्रूव कर दिया कि आप डोंगशन सिटी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक हैं, क्योंकि इस तरीके का पीपा बीस्ट बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है। साथ ही ये पीपा बीस्ट जल्दी से किसी के हाथ नहीं आते, इसीलिए हेड शेफ जुए को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था इतने मिस्टीरियस बीस्ट को एक्सेप्ट करना, वो भी ऐसा बर्थडे गिफ्ट। पर ये लोग भी काफी पोलाइटली उन्हें इंसिस्ट करने लगते हैं कि ये गिफ्ट आपको लेना पड़ेगा हम दोनों फैमिलीज के बीच में अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। लैंग कहती है कि मैं तो नहीं जानती थी कि हमारे जियांग फैमिली के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वो इतना पावरफुल बीस्ट हमें गिफ्ट के तौर पर देंगे। शाओकी, जो कि काफी ज्यादा चालाक है, वो कहता है कि पक्का इसके पीछे इनका कोई हिडन मोटिव होगा। फिलहाल के लिए तो वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फेंगबू को दिखाते हैं, जो जियांग फैमिली के फिर से उसके पास आने पर उसका हाथ उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, तो एम्बैरेस होकर वो वहाँ से पतली गली से निकल गया था। बेचारे के हाथ ने उसे कुछ खाने ही नहीं दिया। फेंगबू को समझ नहीं आता कि अचानक से उसका हाथ इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्या ये उसी डीमन बीस्ट की वजह से है जो यहाँ पर आया है? इस बारे में पता लगाने के लिए वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगा था, जहाँ स्टोरेज रूम में जाते ही उसका हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे इधर उधर दौड़ाना शुरू कर देता है। उस स्टोरेज रूम में काफी सारे छोटे छोटे डीमंस बंधे हुए थे। उसका हैंड अपनी पावर का यूज करते हुए उन डीमंस को एब्जॉर्ब करने लगा था। ये देखकर तो फेंगबू हैरान रह जाता है। वो एक एक करके वहाँ मौजूद काफी सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर चुका था। इधर दूसरी तरफ एक और मिस्टीरियस सी बंदे की एंट्री होती है, जो कि फ्लाई करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आया था। सभी लोग उस मिस्टीरियस से पर्सन को देखकर हैरान थे, पर उसकी लैंडिंग सभी के सामने उसका पोपट कर देती है। बेचारे का एंकल मुड़ गया था। यहाँ वो ग्रैंड एल्डर के सामने उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं एक मैसेंजर हूँ, जो कि डीमन किचन पैलेस की तरफ से आया है आपके लिए एक इन्विटेशन लेकर। आपको फेमस स्पॉट ओपनिंग सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया गया है। ये खबर सुनने के बाद तो ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये मैसेज डिलीवर करने के बाद वो बंदा वहाँ से निकलने की कर रहा था, पर चोट लगने की वजह से उसका एग्जिट काफी बुरी तरीके से हुआ था। उस मैसेंजर के वहाँ से जाने के बाद शेफ जुए सभी को बताते हैं कि ये बंदा डीमन किचन पैलेस की तरफ से आया है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े शेफ्स को इन्वाइट किया जाता है। हमारे रेस्टोरेंट को मौका मिला है कि वो मेरे जरिए वहाँ पर रिप्रेजेंट हो। वहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद सबसे हाईएस्ट शेफ को चूज किया जाता है, जो कि मॉन्स्टर कुकिंग वर्ल्ड के सबसे फेमस शेफ बनते हैं। ये खबर सुनने के बाद तो शेफ डिंग उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि फादर, आखिर आपने कर ही दिया। हमें पता लगता है कि शेफ जुए असल में मिस लैंग और शेफ डिंग के फादर हैं और शाओकी असल में उन दोनों का कजन है। तो जैसे ही शेफ जुए इस बारे में बात करते हैं कि वो शेफ डिंग को जाते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाएंगे, इस बात से लिंग नाराज हो जाती है कि ये मॉन्स्टर को कैसे संभालेगा, इसे तो खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं है। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि रेस्टोरेंट किसके हवाले किया जाना चाहिए और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उन दोनों भाई बहनों की इसी खतरनाक लड़ाई देखने के बाद तो उनके फादर को ना चाहते हुए भी अपनी पावर और एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज करना पड़ रहा था। उनका प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि वहाँ मौजूद सभी लोग जो कि खाना खा रहे थे, उनका हाथ हिल जाता है।
अपने फादर का ये गुस्सा देखने के बाद वो दोनों ही शांत हो गए थे, लेकिन लिंग लिंग अभी भी इस बात से नाराज थी कि उसके फादर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बड़े भाई को हैंड ओवर कर दी। यहाँ चीफ उस पीपा मॉन्स्टर को भी शेफ डिंग को संभालने के लिए दे देते हैं। वो तो खुश हो जाता है कि अब उसके रिच होने की बारी आ गई है। उसके फादर के एब्सेंस में वो इस रेस्टोरेंट का सारा पैसा खुद संभालेगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेफ डिंग काफी मजे से आराम फरमा रहे थे और तभी रात के अंधेरे में एंट्री होती है हमारे फेंगफू की। उसका हाथ उसे यहाँ पर खींच लाया था उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो उस पीपा मॉन्स्टर को पकड़ने जाता है, शेफ डिंग उसे पकड़कर वहीं पे सो जाते हैं। वो तो कंबल के अंदर छुप गया था और वहीं दूसरी तरफ हमें लैंग को दिखाते हैं। वो भी उस मॉन्स्टर को चुराने आई थी ताकि अपने फादर को दिखा सके कि उसका भाई कितना ज्यादा नाकारा है। सबसे पहले तो अपने भाई को सुलाने के लिए एक मेडिसिन उसे स्मेल करवाती है और फिर चुपके से आकर उस मॉन्स्टर को खींचने लगती है जो कि फेंगवू के हाथ से चिपका हुआ था। वो तो ये सोच रही थी कि उसका भाई सोने का एक्टिंग कर रहा है क्या, क्योंकि सोते हुए आखिर उसने इस केस को इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से कैसे पकड़ा हुआ है। तभी जोर से खींचने के बाद उसके सामने फेंगवू आ जाता है, जिसे देखकर वो चौंक गई थी। वो उसे कंफर्म कराती है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी के लिए रखा है। वो तो मना कर देता है। वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं असल में इस मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़ा रहा था, मेरा हाथ चिपक गया इसके साथ। पहले तो लैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो काफी कोशिश करती है उसके हाथ से वो पिंजरा छुड़ाने की। पर थोड़ी देर की कुश्ती लड़ने के बाद उन दोनों को ही पता लग जाता है कि ये हाथ ऐसे तो नहीं छूटने वाला। तो इसके लिए लैंग एक सबसे खतरनाक प्लान बनाती है। वो चाकू निकाल कर कह रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हारे हाथ को काट कर अलग कर दूं। पता नहीं डर के मारे या क्या, फेंगवू के हाथ से वो केव छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस पिंजरे का दरवाजा ओपन हो गया था और वो पीपा मॉन्स्टर रिलीज हो गया था। ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो पीपा मॉन्स्टर छोटा और फास्ट होने की वजह से उन दोनों को बार बार चकमा देकर अपने पीछे दौड़ा रहा था। इसी पकड़म पकड़ाई के दौरान वो जाकर सीधा मिस्टर डिंग के चेहरे पर लैंड करता है, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। होश में आने के बाद तो इन दोनों की चोरी पकड़ी गई थी। बेचारे चोर की तरह सामने खड़े होकर माफी मांग रहे थे कि उनसे गलती से हो गया। शेफ डिंग तो चिल्ला चिल्ला कर ये खबर पूरे रेस्टोरेंट में फैला देते हैं और वहाँ पर भागम दौड़ी शुरू हो जाती है। सारे के सारे सर्वेंट शेफ्स उसी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। शेफ जुए तो सभी सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि दरवाजे और खिड़की बंद कर देना। उस मॉन्स्टर को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो तबाही मचा देगा। शाओ की दूर से ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फेंगवू और लैंग को डांट पड़ रही थी। हेड शेफ जुए तो उनकी काफी अच्छे से क्लास लगा रहे थे कि रात के अंधेरे में तुम दोनों उस मॉन्स्टर के पास क्या करने गए थे। तुम्हें पता भी है कि बिना परमिशन के मॉन्स्टर को इस तरीके से खुले में छोड़ना कितना बड़ा क्राइम है। इधर उन दोनों की क्लास लग रही थी और वहीं हमें दूसरी तरफ उस छोटू मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो इधर से उधर दौड़ लगा रहा था। सबसे बचते बचाते वो उस स्टेज के नीचे पहुंच जाता है जहां पर वो सभी के सभी खड़े थे। यहाँ शेफ जुए तो सभी को ऑर्डर दे देते हैं कि जब तक वो मॉन्स्टर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई भी सोने नहीं जाएगा। उन्हें आज रात को ही उस मॉन्स्टर को कैद करना है। लैंग तो अभी भी अपनी हरकतों को जस्टिफाई करते हुए कह रही थी कि फादर, हम इतनी रात में उसे कैसे ढूंढेंगे, रात के अंधेरे में तो वो कहीं भी छुप सकता है ना। वह इधर उस छोटे मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्टेज को बीच में से 2 हिस्सों में चीर देता है, जिससे वो सभी डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग गए थे। इस बात से तो एल्डर जुए काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहते हैं कि बस इसीलिए हमें रातों रात उस मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा, वरना वो ऐसे ही हमारे आसपास बैड लक फैलाता रहेगा। क्योंकि ये मॉन्स्टर अगर गुड लक ला कर दे सकता है तो तुम्हारा गुड लक छीन भी सकता है। ये सुनकर तो बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वही एल्डर एक और बात रिवील करते हैं कि इस ब्लैक स्टील की वजह से उस मॉन्स्टर की पावर सप्रेस हो रखी थी और अब जब वो इस केव से आजाद है तो उसकी पावर दुगनी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो जितनी देर तक आजाद रहेगा बाकी सबके फॉर्च्यून को खाता जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा सीरियस होकर उस पीपा मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो फेंगवू यही सोच रहा था कि उसका हाथ उस पीपा मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब क्यों करना चाहता है। अब तक सभी सर्वेंट ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट छान मारा था। एक सर्वेंट जो कि हमारे शेफ डिंग का वफादार है, वो उनके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, हमने तो पूरा रेस्टोरेंट छान मारा लेकिन अभी तक हमें वो मिला ही नहीं। पर तभी दिखाते हैं कि मास्टर डिंग का पाँव काफी बुरी तरीके से मुड़ जाता है क्योंकि वो उस पीपा मॉन्स्टर की वजह से अपना फॉर्च्यून गवा बैठे थे। इसलिए वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर को ढूंढो, इससे पहले कि हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाए। लैंग को तो अपने भाई पर हंसी आ रही थी कि ये मोटू ढूंढेगा उसे। तभी वो देखती है कि फेंगवू बड़े आराम से नीचे बैठा हुआ है। वो उससे परेशान होकर कहती है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को नहीं ढूंढना है क्या?
वैसे यहाँ लैंग ने हमारे फेंगवू को ओए ओए करके बुलाया था, तो वो कहता है कि मेरा नाम फेंगवू है, तमीज से मेरा नाम लो। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। बस फिर क्या था, हमारे मिस लैंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसका कान मरोड़ते हुए कहती है कि बकवास बंद करके फटाफट उस मॉन्स्टर को ढूंढो, तुम्हारी वजह से गायब हुआ है वो। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शाओकी से हो जाती है, जो कि उन्हें कहता है कि मेरे पास उस मॉन्स्टर को पकड़ने का एक काफी अच्छा आइडिया है। हमें दिखाते हैं कि उसके प्लान को दूर से और कोई नहीं बल्कि मास्टर डिंग का सर्वेंट सुन रहा था। लगता है इन दोनों भाई बहनों ने अपनी अपनी टीम डिसाइड कर ली है। जो भी फादर को सबसे पहले उस पीस को प्रेजेंट करके खुश करेगा उसी को शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का मौका मिलेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। ये बात पता करते ही वो सर्वेंट जाता है मिस्टर डिंग के पास उन्हें बताने के लिए, और यहाँ ये तीनों अपने पास मौजूद अपना खजाना बाहर निकालते हैं, जहाँ लैंग के पास काफी सारा पैसा था। वो कहती है कि मैंने मॉन्स्टर का हंट करके ये पैसे कमाए हैं। वहीं शाओकी भी अपने पास से पोटली भर के पैसे निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे भाई ने मुझे सेंड किए थे खर्च करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें सेव किया। वहीं दूसरी तरफ हमें फेंगवू के पास सिर्फ 2 कॉइन दिखाते हैं। उससे पूछने पर कि तुम तो स्टोर कीपर हो ना, फिर भी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लैंग समझ आती है कि ये एक नंबर का खर्चीला इंसान है। इसके बाद वो लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं, जहाँ चारों तरफ वो लोग पैसों को फैला देते हैं। शाओकी का ऐसा मानना था कि फॉर्च्यून का गॉड होने की वजह से वो पैसों से अट्रैक्ट होता है। उसकी बात बिल्कुल सही थी। यहाँ मिस्टर डिंग का सर्वेंट भी उन्हें काफी सारे पैसा इकट्ठा करने को कहता है। मिस्टर डिंग का मन तो नहीं था, लेकिन अब इसे पकड़कर अपने फादर को खुश करने के लिए वो अपने पैसे सेक्रीफाइस करने को रेडी थे। सर्वेंट और शाओकी को दिखाते हैं, जो दोनों एक साथ प्लान करते हुए कह रहे थे कि अब हम उस चूहे को बिल से निकलने पर मजबूर कर देंगे। इन सब में फायदा उस पीपा मॉन्स्टर का हो जाता है, जिसे काफी सारे पैसे खाने को मिल जाते हैं। वो तो पैसे खाते खाते स्टोरेज रूम तक पहुंच गया था। इससे पहले कि ये तीनों नमूने उसे पकड़ पाते, वो उतनी देर से वहाँ से गायब हो जाता है। उसका पीछा करने पर इन तीनों को पता लगा था कि वो तो किचन में भाग गया है, वहाँ पर मिस्टर डिंग के पैसे खाने के लिए। लैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बेवकूफ सर्वेंट, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई चुपके चुपके हमारा प्लान सुनने की। अब की बार मिलेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ हमें फेंगवू को दिखाते हैं। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने हाथ के बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाले मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए वो अपने हाथ को काट कर उसमें से थोड़ा ब्लड उन वहाँ पर मौजूद पैसों में मिला देता है, और फिर उन्हें इकट्ठा करते हुए अपने दोस्तों को पटा लेता है कि एक लास्ट बार उस बीस्ट को यहाँ पर ट्रैप करके हम उसे फंसा लेंगे। साथ ही वो अपने मन में सोचा था कि अब फाइनली उस बीस्ट के आने के बाद उसे पता लग जाएगा कि आखिर उसका हाथ बार बार उसे एब्जॉर्ब क्यों करना चाहता है। पीपा मॉन्स्टर पैसों की खुशबू मिलते ही वहाँ पर पहुँच गया था। ये लोग तो फटाक से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों पीछे पलटकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने की ट्राई करते, उनकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती है ये देखने की बात कि वो मॉन्स्टर तो अपनी शेप से दुगना हो चुका है और वो अभी भी बढ़े जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर इन तीनों को भी अपना खाना बनाता, वो तीनों तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फेंगवू का हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो इसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ लैंग को दिखाते हैं, जो अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए, पर वो जैसे ही जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करती, वो पहले ही अपने ऑरा से हिट करके उसे दूर कर देता है। मौका पाकर शाओकी भी अपने तिलिस्मान से उस पर अटैक करने वाला था, पर वो तो शाओकी के तिलिस्मान को मुंह से निगलने के बाद वापस उसी के सामने थ्रो कर चुका था। पर शाओकी ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी, पर उसके नीचे का फ्लोर टूटकर वो नीचे गिर जाता है। ये तो सच में चलता फिरता बैड लक है। इसने लैंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। फेंगवू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे पता था कि ये मॉन्स्टर उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अपने हाथ के कंट्रोल में वो उसे भिड़ने के लिए पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर तो उसे पूंछ मारकर नीचे फेंक देता है, और जब लैंग उसे बचाने जाती है तो वो लैंग को भी दबोच कर उसे खाने ही वाला था कि तभी एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उन सभी का ध्यान नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फेंगवू को दिखाते हैं, जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एविल एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो देखने से बहुत खतरनाक लगने लगा था। ये मॉन्स्टर भी उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। पावर रिलीज होने के बाद तो फेंगवू अपने होश में नहीं था। उसका तो पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों पर अटैक करने की। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस बंदे की बॉडी में से ये कैसी एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी ये मॉन्स्टर तेजी से जंप करते हुए फेंग को घायल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक जबरदस्त पंच मार कर तो उसे चारों खाने चित कर देता है, और फिर अपनी ही पावर का यूज करते हुए उसे अपने पास बुलाकर एक जबरदस्त किक करता है। ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर के ये किक और पंच खाने के बाद ऑर्गन्स उसकी बॉडी के अंदर ही डांस करने लग गए होंगे। फैंग तो उसे किसी पिंग पोंग बॉल की तरह उछाल उछाल कर पीटे जा रहा था, और फिर वो उसे पकड़कर घुमाना शुरू कर देता है, जिससे तो बेचारे को काफी बुरी तरीके से चक्कर आने लगे थे। उसे तो दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं।
अब तक फाइट करने की वजह से फैंग की आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर है। यहाँ फैंग उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक कर उसका भरता बना चुका था और फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी पे मौजूद वो इविल मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और वो दूसरे वाले मॉन्स्टर को खा जाता है। अब तक वहाँ पर शेफ जुए भी आ जाते हैं, जो अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखने के बाद कह रहे थे कितने सालों के बाद एक इविल मॉन्स्टर की स्पिरिट को देखना बहुत ही रेयर है। अब तक इस इविल एनर्जी को इन दोनों कल्टीवेटर्स ने भी महसूस कर लिया था और फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए तेजी से इनके मेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें फैंग वू को दिखाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में उस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह करने वाला था। तभी ये देखने के बाद मास्टर डिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। उनके पास तो 6 पैक्स ऐप थे। अपनी धांसू बॉडी दिखाने के बाद वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए फैंग वू को एक जोरदार पंच देते हैं। उन्हें तो लगा था कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया, पर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मास्टर डिंग को पूरी तरह से खा जाता, तभी वहाँ पर एंटर होती है मास्टर जुए की, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की पावर को सप्रेस कर देते हैं। और जैसे ही फैंग वो अपनी बॉडी में वापस आता है, उसकी बॉडी से काफी एक्सट्रीम डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और मास्टर जुए इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी पर एक जबरदस्त हिट देते हैं और फिर उसकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हुए वो उसे बेहोश कर चुके थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंग वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसकी जमीन पर गिरते ही जमीन पे क्रैक्स पड़ गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें फैंग वू को दिखाते हैं। मास्टर जुए ने उसे एक उबलते हुए पानी में डाल दिया था। ये देखकर तो लैंग भी लाइक कि फादर, आपको डर नहीं लगता कि आप इसका सूप बना देंगे? मास्टर डिंग का कहना था कि तुम क्या फादर पे क्वेश्चन कर रही हो? देखो आखिर उसकी हालत कैसी है। उसके पेट का साइज तो ऐसे फूल रहा है जैसे कि उसके पेट के अंदर किसी ने गुब्बारा भर दिया और उसमें हवा फूंक रहा हो। देखते ही देखते सच में फैंग वू का पेट तो काफी ज्यादा फूल जाता है और फिर वो अपना मुंह खोलता है, जिसमें से सारा का सारा सोना जो भी उसने खाया था वो बाहर निकल गया था। मास्टर डिंग को तो अपने पैसे वापस मिलने की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो तो कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, पर लैंग भी लाइक कि ये पैसे मेरे हैं, उसने तो तुम्हारे पैसों को मुंह भी नहीं लगाया। मास्टर डिंग तो उसे फैंग वू के पैसे वापस करते हैं कि ये लो, नहीं मारा जाता मैं तुम्हारे पैसे लेने के लिए। तभी यहाँ पर शाओकी और लिंग एक चीज नोटिस करते हैं कि उन पैसों में फैंग वू का ब्लड लगा है। शाओकी तो समझ जाता है कि आखिर उस मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा अचानक से कैसे हो गया। यहाँ दूसरी तरफ एल्डर जुए को दिखाते हैं, जो उन सभी का पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। उन सभी के जाने के बाद जब फैंग वू को होश आ जाता है, तो अपने आप को ऐसे पॉट में देखने के बाद वो कह रहा था कि मास्टर, आपने मुझे ऐसे उबलते हुए पानी में क्यों डाला? मास्टर जुए उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में डीमन पॉइजन था, जिसे मैं सप्रेस नहीं कर पाया। मैंने बस फिलहाल के लिए उसे कंट्रोल किया है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म करना मेरे बस की बात नहीं है। फैंग वू के पूछने पर कि वो कैसे इस डीमन पॉइजन से रिलीफ हासिल कर सकता है, मास्टर जुए से बताते हैं कि तुम्हें एक डीमन हंटर शेफ बनना होगा, तभी तुम दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी में से पॉइजन रिलीज करोगे और तुम्हें अपनी बॉडी से भी पॉइजन रिलीज करने की टेक्निक पता लग जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है अपनी बॉडी से इस डीमन पॉइजन को बाहर निकालने का। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि क्या तुम्हें डीमन शेफ बनना है या नहीं। ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और खतरों भरा है, पर फैंग वू हर तरीके की मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार था। वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड नजर आता है। पर फैंग वू का एक ही सवाल था कि वो डीमन शेफ कैसे बनेगा। मास्टर जुए कहते हैं कि मैं मास्टर डिंग को तुम्हारे लिए अपॉइंट कर दूंगा, वो तुम्हें कुकिंग स्टाइल सिखाएंगे, साथ ही ये मेथड भी बताएंगे कि आखिर उन डीमंस की बॉडी में से पॉइजन को कैसे निकाला जाता है। ये सारी बातें बताने के बाद एल्डर जुए से कहते हैं कि याद रखना, ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारा है, इसके बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एल्डर जुए के ये सारी बात बताने पर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, जो कि उन्हें बताता है कि जियांग फैमिली उनसे मिलने के लिए आ गई है। इधर वो जियांग कपल आपस में चोंच लड़ाते हुए ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सबसे पहले उस इविल एनर्जी वाले पर्सन को लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर एल्डर जुए की एंट्री होती है, जो कि उन दोनों से यहाँ आने का रीजन पूछ रहे थे। वो दोनों अपने पास मौजूद एक डीमन सर्चिंग गैजेट निकालकर उन्हें दिखाते हुए कह रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ एक काफी खतरनाक डीमन मौजूद है और हमें उसे पकड़ना है। एल्डर जुए के पूछने पर कि दिखाइए कैसे पता लगा आपको, उनका ये रूलर काम नहीं करता। एल्डर जुए कह रहे थे कि मैं वैसे काफी पुराना हंटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि शायद आपकी ये मशीन खराब हो गई है। जियांग फैंग का कहना था कि मास्टर, मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से मेरे गैजेट को बेकार नहीं कह सकते। और फिर उस गैजेट को वापस लेने और ना देने के चक्कर में उन दोनों की काफी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पता लग रहा था कि साफ साफ एल्डर जुए कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि बिना कोई भी एफर्ट लगाए हुए वो जियांग फैंग को काफी बुरी तरीके से थका देते हैं, उसके एंकल पर चोट लगाकर। और फिर एक बिजली के झटके के साथ वो उसे उसका गैजेट वापस करते हुए कहते हैं कि ये लीजिए, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है, इसे पीने के बाद आपकी
इंजरीज हील हो जाएंगी और फिर ये चाय वो उसे फेंक कर दे रहे थे। पर जियांग नैनन काफी ज्यादा चालाक थी। वो इसे रोकते हुए कहती है कि हमने आपको परेशान किया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। शायद सच में यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जियांग फेंग उस पर गुस्सा हो रहा था कि तुमने इतनी आसानी से इस मैटर को जाने क्यों दिया। वो बताती है कि ये उस बुढ़े की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके अलावा नहीं तो हमारे आगे के प्लान पर असर होगा। जल्दी चलो, हमें अपने आगे के प्लान पर काम करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैंग उस कॉइन को देखने के बाद यही सोच रही थी कि आखिर फेंग वू ने इसमें अपना ब्लड क्यों लगाया होगा। उसे गहरी सोचों में गुम देखने के बाद शाओकी कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के की फिक्र हो रही है। वो तो कहती है कि नहीं, मैं तो बस उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रही हूँ, वो अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया और उस लड़के ने उस मॉन्स्टर को क्यों निकला। शाओकी तो कहता है कि मैंने बुक्स में भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी इस बात का जवाब नहीं मिला। लैंग भी लाइक, तो फिर हम लोग तुक्का तुक्का क्यों खेल रहे हैं, सीधा जाकर उससे साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते। शाओकी कहता है कि अगर तुम इतनी बहादुर हो तो जाकर खुद ही पूछ लो, क्योंकि शाओकी इस मैटर में नहीं फंसने वाला था। चारों तरफ से फेंग वू पर सब लोग नजर जो रख रहे हैं। लैंग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो खाना लेकर शाओकी के साथ उसके रूम में जाने लगती है। इधर हमें फेंग वू को दिखाते हैं जो कि एल्डर जुए की बातों पर ही गौर कर रहा था। तभी इन दोनों को देखने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उनसे पूछने पर कि वो दोनों रूम में क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए खाना लेने आए थे और साथ ही देखने कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। पर इन दोनों की वियर्ड हरकतों से यहाँ पर फेंग वू को पता लग जाता है कि ये लोग कुछ न कुछ तो जानने आए हैं, तो वो तो उनसे दूरी बना रहा था। पर लैंग बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ पर सूप गिराते हुए उसका ग्लव ओपन करने की कोशिश करती है। जहाँ लैंग ने एक तरफ से फेंग वू के हाथ को पकड़ लिया था और दूसरी तरफ से शाओकी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो दोनों ही मिलकर फेंग वू को पकड़कर उसके हाथ से उसका ग्लव ओपन करके उसका हाथ चेक करते हैं। जहाँ एक मिस्टीरियस तरीके के पैटर्न को देखने के बाद वो उससे सवाल करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या है। उन दोनों को जासूस बनता देखकर शाओकी अपनी जान बचाते हुए कह रहा था कि आप दोनों इस वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर शेफ जुए को पता लगा तो फिर वो मुझे डांटेंगे, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद कि ये उन्हें यहाँ से जाने को कह रहा है, उन दोनों को ही काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है। लैंग को तो इतना गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ते हुए उसे एक जबरदस्त पंच करके बेहोश कर देती है। और फिर जब बेचारी की आंख खुलती है तो उसे दिखता है कि उसकी आंखों के सामने समुद्र है, क्योंकि लैंग ने उसे रस्सी से बांधकर खाई के ऊपर लटका दिया था। वो तो काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वैसे यहाँ लैंग ने जो फेंग वू को पंच मारा था उससे बेचारे की नाक से खून निकलने लगा था और वो खून सीधा समुद्र में गिरता है। यहाँ अपने आके इस विशाल समुद्र को देखने के बाद फेंग वू बेचारा जोर जोर से चिल्ला कर लैंग से पूछ रहा था कि आखिर उसने उसे बांधा क्यों है। पर उसके जोर जोर से चिल्लाने पर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि जितना चिल्लाना चिल्लाओ, यहाँ पे कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा और साथ ही कोई एल्डर भी तुम्हें नहीं आकर डांटेगा। फेंग वू कहता है कि मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ, फिर तुमने मुझे इस तरीके से खतरनाक सिचुएशन में क्यों ट्रैप करके रखा हुआ है। मैडम तो थोड़ा सोचकर कहती है कि मुझे भी नहीं पता और फिर वो डंडा पकड़ के जोर जोर से हिलाते हुए उसे समुद्र की डुबकी लगवा रही थी। पर यहाँ फेंग वू का ब्लड जो कि पानी में मिल रहा था उसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर लैंग को दिखाते हैं, वो फेंग वू को पानी में जानबूझकर डुबो रही थी क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि क्या फेंग वू के ब्लड से कोई मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता भी है या नहीं, क्योंकि उसे उस ब्लड लगे हुए कॉइन की मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो यही सोच रही थी कि क्या इस वाले में कोई मॉन्स्टर नहीं है। पर उसने तो शाओकी से सुना था कि कोलन वाले में काफी सारे मॉन्स्टर पाए गए हैं। दूसरी तरफ फेंग वू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो लैंग को सुनाते हुए कहता है कि पागल औरत, तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे मुझे चाय की तरह पानी में बिस्कुट की तरह डुबो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओकी को दिखाते हैं, वो भी भाग भाग कर क्लिफ के पास आ रहा था। उसे पता था कि लैंग पक्का कोई गड़बड़ कर देगी और कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो जानता था कि लैंग का गुस्सा काफी तेज है, वो बिना सोचे समझे काम करती है। पर उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर काफी बड़े बड़े वेव शुरू हो गए थे। इन वाटर वेव्स को अपनी तरफ आता देखकर फेंग वू लैंग से कहता है कि देखो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए मुझे वापस ऊपर खींच लो, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। यहाँ शाओकी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लैंग से कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। पर लैंग को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो शाओकी को कहती है कि एक छोटे से तूफान से तुम इतना ज्यादा डर गए, मुझे पहले इस लड़के से मिस्ट्री तो सॉल्व करवाने दो कि आखिर उसका खून भरे कॉइन का क्या मतलब बनता है। पर यहाँ दूसरी तरफ फेंग वू को पता लग गया था कि लैंग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, तो वो उसे प्रोवोक करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अपने भाई को फंसाना चाहती थी, लेकिन जब पारसा उल्टा पड़ गया तो अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो, इसलिए मुझे यहाँ पर लाई हो ना। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते वो वाटर का तूफान और भी ज्यादा जायंट हो चुका था।
अब ये वेव्स इतने ज्यादा जायंट हो गए थे कि रेस्टोरेंट के सर्वेंट्स को भी पता लग जाता है कि कोई मॉन्स्टर आने वाला है। यहाँ इन वेव्स को देखने के बाद लैंग को शांत देखकर फेंगवू कहता है कि अब क्या खड़े खड़े मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर रही हो, जल्दी से वापस खींचो मुझे। तभी उन सभी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि तेजी से फेंगवू पर झपट्टा मारने वाला था। ये एक वाटर ड्रैगन है। इसे देखने के बाद लैंग फेंगवू को वापस खींच लेती है और वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते शाओ की तो गिर गया था, इसलिए ये दोनों आगे निकल जाते हैं और वो वेव्स इन्हें बहा कर ले जाता है। बेचारा शाओकी कुछ भी नहीं कर पाता और देखते ही देखते ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद हमारी लैंग ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। वो स्विम करते हुए ऊपर आ जाती है, पर फेंगवू जिसके हाथ आए थे उसे बचाने के लिए उसे वापस से पानी के अंदर जाना पड़ता है। इससे पहले कि वो फेंगवू के हाथ खोल पाती तभी वो ड्रैगन फिर से उनके काफी पास आ चुका था, जिससे एक और वाटर वेव क्रिएट हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और मौका पाकर वो वाटर ड्रैगन उन दोनों पर ही हमला कर देता है। उस हमले से हर्ट होने के बाद लैंग अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरना शुरू कर देती है। फेंगवू जो कि अब तक आजाद हो चुका था, वो लैंग को पानी की गहराइयों में जाता देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे उस ड्रैगन को मौका मिल गया था उस पर हमला करने का। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, दूसरी तरफ फेंगवू के हाथ फिर से ग्लो करने लगे थे। उसकी बॉडी से फिर से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। यहाँ अब तक बाहर एल्डर्स को भी पता लग जाता है कि पानी के अंदर शायद फेंगवू अपनी पावर अनलिश कर चुका है। दूसरी तरफ फेंगवू की पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उससे थंडर रिलीज होना शुरू हो चुका था और वो जमीन में एक जबरदस्त पंच मारते हुए वहाँ पर एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। पानी के अंदर मच रहे इस क्योस की वजह से वो वाटर ड्रैगन पानी से बाहर निकल चुका था। बस फिर इसी दौरान फेंगवू की बॉडी से वो मॉन्स्टर स्पिरिट बाहर निकलते हुए उस वाटर ड्रैगन को खा जाती है और ये सारा कारनामा फिर से एल्डर और उन सभी सर्वेंट के सामने हुआ था, जिसे देखकर तो सर्वेंट खुश हो जाते हैं कि फेंगवू ने उन्हें ड्रैगन से बचाया। वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर डिंग भी अपनी बॉडी दिखाते हुए वहाँ पर सामने आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद जाएंगे फेंगवू से लड़ने के लिए। वहीं पानी के अंदर लैंग को अब तक होश नहीं आया था और दूसरी तरफ अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने के बाद फेंगवू भी अनकॉन्शियस हो जाता है और इसके बाद तो वो एक ब्लरी विजन देखता है, जिसमें वो देख पा रहा था कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर इससे पहले कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसे हर्ट कर पाता, वो उठ चुका था। हमें पता लगता है कि एल्डर्स ने उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन होश में आने के बाद फेंगवू को पता लगता है कि उसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। एल्डर आकर जब उसे चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में फिर से मॉन्स्टर पॉइजन फैल गया है। उस वाटर ड्रैगन को खाने की वजह से उसके जहर से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। मॉन्स्टर को बिना रिफाइन करके खाने की वजह से फेंगवू की बॉडी में बार बार पॉइजन फैल जाता है। यहाँ एल्डर ज़ुए फेंगवू को बताते हैं कि अगर वो इसी तरीके से मॉन्स्टर को उनके पॉइजन के साथ निकलता रहा तो वो एक दिन अपनी लाइफ को खतरे में डाल देगा। वैसे भी अब जो उसकी बॉडी में पॉइजन फैला है उसे नॉर्मल रिफाइनिंग टेक्निक के जरिए सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सुनकर तो बेचारे फेंगवू को गूज़बम्स आ रहे थे। वो तो चिल्लाते हुए अफसोस करने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब तक वहाँ पर लैंग भी आ जाती है जो कि सही सलामत दिख रही थी। इसका मतलब कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि फेंगवू ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके फादर को कुछ न कुछ करके फेंगवू को भी ठीक करना होगा। एल्डर ज़े थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि एक रास्ता तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है, लेकिन उससे हमारा फेंगवू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एल्डर शे बताते हैं कि समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग शहर है जिसे मिरेज के नाम से जाना जाता है। वो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। श्वाओकी कहता है कि हाँ, उसने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। ये मिरेजेस असल में काफी सारे डीमन के ऑरा को मर्ज करके बनते हैं। एल्डर ज़ुए बताते हैं कि उन्हें मिरेज पर्ल को लेकर आना है, वहाँ से वही है जो फेंगवू की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सुनकर तो लैंग जोश से भर जाती है, ये कहते हुए कि ठीक है, अब जल्दी से उस मिरेज के अंदर चलते हैं। शाओकी तो उसे समझाते हुए कह रहा था कि मैडम इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढोगी उस चीज को, पर एल्डर ज़ुए के पास तो इस चीज का भी इलाज था। वो पानी में एक खास तरीके के गोल्डन लिक्विड को डालते हैं, जिससे आसपास का पूरा वाटर गोल्डन कलर का हो चुका था। लैंग ये सब देखने के बाद अपने फादर से क्वेश्चन करा था कि आप श्योर है ना ये काम करेगा। लैंग को तो अपने फादर पे पूरा भरोसा था। वो दोनों भाई बहन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर एल्डर ज़ुए उन्हें चुप कराते हुए कह रहे थे कि अगर ज्यादा बकवास की तो दोनों को मॉन्स्टर का खाना बना दूंगा। और फिर वो एक खास तरीके के पत्थर को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते ही वहाँ पर एक पोर्टल ऊपर हो गया था। उस पोर्टल को देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा अमेज्ड फील कर रहे थे। मास्टर डिंग तो उस पोर्टल के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो समुद्र में गिरने वाले थे, पर एल्डर ज़ुए उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद तो एल्डर ज़ुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पोर्टल के गेट को काफी बड़ा कर देते हैं और फिर वो कह रहे थे कि मैंने इस गेट को ओपन रखा है अपनी पावर की हेल्प से, लेकिन याद रखना इस पोर्टल में तुम अपनी पावर
और इंटेलिजेंस के हिसाब से सरवाइव कर पाओगे। ये सुनकर लैंग और शाओ की फेंग वू का हाथ पकड़कर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फेंग वू को अब भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे काफी ज्यादा फिशी स्मेल आ रही थी। शाओ की बताता है कि ये मेरे इस पानी के ऊपर तैर रहा है, इसकी वजह से वो लोग पानी के ऊपर चल रहे हैं। और रहा सवाल उस फिशी स्मेल का, तो लैंग कहती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मछलियाँ हैं ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा स्मेल आ रहा है। यहाँ लैंग फेंग वू से कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और दूसरा तुम अंधे हो चुके हो, तो इसलिए चुपचाप हमें फॉलो करना, इधर उधर जाने की कोशिश मत करना। फेंग वू का कहना था कि डोंट वरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं स्मेल तो कर पा रहा हूँ ना, और इसके अलावा तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं कहीं जा सकता हूँ। लैंग तो हैरान होते हुए कह रही थी कि मेरा हाथ तो मेरे पास है, मैंने तुम्हारा हाथ कहाँ पकड़ा। पर तभी फेंग वू नोटिस करता है कि उसका एक हाथ शाओकी ने पकड़ा है और एक हाथ किसी मॉन्स्टर के टेंटिकल ने। चारों तरफ से रिलीज हो रहे उन टेंटिकल्स को देखने के बाद वो तीनों जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी लैंग को उस मिरेज से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, तो वो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से बाहर कूद जाती है। उनके उस मिरेज से बाहर आते ही वो पोर्टल भी गायब हो चुका था। वैसे बाहर निकलते ही वो तीनों नीचे गिर गए थे, जहाँ लैंग के स्कर्ट के अंदर फेंग वू घुस गया था। लैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर जब वो देखती है कि फेंग वू को कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर वो शांत हो जाती है। पर यहाँ शाओ की एक चीज नोटिस करता है कि आसपास कोई भी इंसान नहीं है, यहाँ तक कि कोई एल्डर भी उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कहीं वो लोग मिरर रियलिटी में तो नहीं पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद तो फेंग वू खुश हो जाता है ये देखकर कि उसे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में तो लैंग भी खुश हो जाती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर पुरानी बात सोचकर कि वो उसके स्कल के अंदर घुस गया था, वो उसे पीटने लगती है ये कहकर कि तुमने क्या देखा। असल में तो उसने कुछ देखा ही नहीं था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी लैंग उसकी काफी अच्छी खासी कुटाई लगा चुकी थी। वो तो अब तक उससे परेशान हो चुका था। वो कहता है कि क्या तुम थोड़ी लड़कियों की तरह नहीं रह सकती हो, जब देखो तब मुझे पीटती रहती हो। वो तो उसे धमकी दे रहा था कि अब अगर तुमने मुझे पीटा ना, फिर वो याद करता है कि हर बार यही लड़की उसका कचुम्बर बना देती है, फिर वो चुप हो जाता है। यहाँ शाओकी ने पता लगा लिया था कि अभी तक वो लोग मिरेज के अंदर ही है और अब उन्हें उस मिरेज बॉल को ढूंढना ही होगा। लैंग तो उसे चारों तरफ पिट्स निकलता देखकर कहती है कि तुम इन पिट्स के बीच में कैसे उस मिरेज पल को ढूंढकर असलियत तक पहुँचोगे। शाओकी का कहना था कि वो पल ऐसी थोड़ी ना पड़ा होगा, ऑब्वियसली किसी डीमन के अंदर होगा और वो डीमन इन रेत के नीचे छुपे हैं और सांस लेने के लिए रेत उड़ा रहे हैं। तो बस फिर क्या था, लैंग फिर से एक्साइटेड होते हुए कहती है कि चलो खोद कर उन्हें बाहर निकालते हैं। पर शाओकी कहता है इतने सारे कटे हैं, खोदते खोदते सारी जिंदगी गुजारनी है क्या। उसका जवाब सुनने के बाद लैंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि फिर तुम क्या गाना गाकर उन्हें बाहर बुलाने वाले हो। पर शाओकी के पास तो एक इलाज था, वो अपने साथ सी सॉल्ट लेकर आया था। इन सॉल्ट को पानी में डालते ही वो डीमंस अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये सोचकर वो एक एक गड्ढे में सॉल्ट मिलाना शुरू कर देता है, पर वो डीमंस तो उसके ऊपर पानी उड़ाने लगते हैं। ये देखकर फेंग वू भी लाइक रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। और फिर काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के हाथ से वो सॉल्ट लेकर उस डीमन को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर देखते ही देखते सारे के सारे सी का गंदगी उनके ऊपर आ जाता है। उनकी हालत देखने के बाद लैंग उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि लगता है तुमने समुद्र की सफाई का अभियान शुरू किया है, वेल डन। पर अभी भी एक लास्ट गड्ढा बचा हुआ था, जिसमें सॉल्ट डालते ही वो जगह शेक करने लग जाती है। इन्हें लग रहा था कि शायद अब वो डीमन बाहर आने वाला है। चारों तरफ फॉग फैलने लगा था और ये देखने के बाद वो तीनों ही अपने अपने वेपन के साथ रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी जब लैंग को कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता, तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिससे वो लोग टेलीपोर्ट होकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। लैंग कहती है कि क्या हम वापस आ गए, पर शाओकी उसे बताता है कि नहीं, हम एंडलेस लूप में फंस गए हैं, जहाँ पर सब कुछ मिरर इफेक्ट है। शाओकी को तो लग रहा था कि अब वो लोग यहीं फंस के रह जाएंगे, पर बुक के अकॉर्डिंग वो सारी बातें बता रहा था। इसलिए लैंग कहती है कि जिसने बुक लिखा है उसने भी तो ये सारी चीजें फेस की होंगी ना, तब तो जाकर बाहर बुक लिखी है। लैंग की बातें सेंस बना रही थी, इसलिए शाओकी को यकीन हो जाता है कि पक्का यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता तो होगा। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, क्या पता वहाँ जाकर उन्हें कोई मॉन्स्टर दिख जाए। शाओकी भी उनके साथ अंदर जाने से पहले अपने पास मौजूद सी सॉल्ट को बाहर ही रख कर जाता है। अंदर जाने पर उनका रेस्टोरेंट बिल्कुल सेम टू सेम था, लेकिन वहाँ कोई लोग नहीं था। जैसे ही ये बात हमारे फेंग वू के मुंह से निकलती है, तभी चारों तरफ वहाँ लोग भर जाते हैं। पर उन सब में अजीब बात ये थी कि ये सभी उन लोगों से आर पार हो पा रहे थे। तीनों आपस में बात करते हुए ये समझ जाते हैं कि कोई मॉन्स्टर है जो उनके आसपास इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और वो इतना ज्यादा चालाक है कि उनकी बातों पर रिएक्ट कर रहा है। तभी इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारा फेंग वू कहता है कि उसे पानी पीना है, यहाँ पर पानी क्यों नहीं है। तभी देखते ही देखते चारों तरफ से समुद्र का पानी भरना शुरू हो गया था। लैंग तो उसे डांटते हुए कहती है कि और कुछ मांग लेते, बेवकूफ इंसान। वो लोग तो अपनी जान बचाकर अपर फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ जीना टूटकर लैंग नीचे गिरने लगी थी कि फेंग वू से उसकी कमर से होल्ड करके बचा लेता है। अब ये देखने के
बाद कि हमारे फेंगबू ने उसे कमर से पकड़ा है, वो तो फिर से उसकी कुटाई लगाने लगी थी। पर फिर देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने से वो रेस्टोरेंट भी गायब हो चुका था और अब वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच थे, एक छोटे से पत्थर के ऊपर। और फिर धीरे धीरे वो पत्थर भी पानी के नीचे दबने लगता है और उनके सामने एक बड़ा सा वाटर ड्रैगन अपीयर हो गया था। इस ड्रैगन को देखने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये ड्रैगन तो पहले से भी ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा फास्ट था। वो उन्हें निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद लैंग भी लाइक कि अब मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए, मुझे इस ड्रैगन को सबक सिखाना है। वो दोनों तो समझ नहीं पाते कि आखिर कैसी हेल्प, पर तभी लैंग उन दोनों के सर पे चढ़कर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाली थी, जहां वो अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर पर जबरदस्त स्लैश लगा चुकी थी। पर उसके इस खतरनाक अटैक से भी उस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तो रॉड करते ही लैंग को पानी में गिरा देता है। वैसे ये वाला मॉन्स्टर भी हमारे फेंगवू के ब्लड से अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि हमारी लैंग ने फिर से उसे एक जबरदस्त पंच थ्रो मारा है। लैंग को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी पावर इस मॉन्स्टर पर काम क्यों नहीं कर रही, पर इससे पहले कि वो तीनों कुछ भी समझ पाते तो मॉन्स्टर इन्हें निकल जाता है और वो तीनों डार्कनेस की तरफ जाने लगे थे। इसके बाद जब फेंगवू की आंख खुलती है तो वो खुद को पानी के नीचे देखकर हैरान था। साथ ही उसके आसपास शाओकी और मिस लैंग दोनों ही मौजूद नहीं थे, तो वो उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक काली सी परछाई पर पड़ती है जो कि मिस लैंग की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही वो उसके पास जाता है, लैंग उस पर हमला करना शुरू कर देती है अपने वेपन की हेल्प से। फेंगवू ये देखकर हैरान था। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, होश में आओ। पर वो कहती है कि मेरे लिए तुम एक डीमन हो। इससे पहले कि लैंग अपने वेपन से उसे मार डालती, तभी शाओकी आकर उसे वहाँ से बचाते हुए अपने साथ ले जाता है। फेंगवू शाओकी से पूछ रहा था कि आखिर लैंग को हुआ क्या है, पर शाओकी भी लाइक तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे आसपास इल्यूजन है, तो क्या पता वो भी तुम्हें राक्षस समझ रही हो। ऐसी बातें करते हुए शाओकी भी देखते देखते एक डीमन की तरह बिहेव करने लगा था, जहाँ वो भी फेंगवू को एक डीमन बनाकर ट्रैप कर लेता है। हमें पता लगता है कि फेंगवू के आसपास जो भी घट रहा है वो एक इल्यूजन है और वो उसमें बुरी तरह से ट्रैप हो गया है, जहाँ वो खुद को एक डीमन की तरह देखने लगा था। फेंगवू के पैटर्न की वजह से अब तक उसने जितने भी सोल को एब्जॉर्व किया है वो सभी उस पर हावी होने लग जाती है। वो सारे के सारे डीमन स्पिरिट उसे मैनिपुलेट करते हुए उसे सारे इंसानों पर हमला करने के लिए उकसाने लगते हैं, और जब वो ऐसा नहीं करता तो वो सारे के सारे डीमन स्पिरिट उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। और फिर अचानक से हमारे फेंगवू की आँख खुलती है और वो खुद को किसी डीमन के पेट में पाता है। असल में उस वाटर ड्रैगन के निकलने के बाद से ही वो इल्यूजन में मौजूद था। उसने थोड़ा ढूंढने के बाद शाओकी और मिस लैंग को भी आजाद करवा दिया था। वो दोनों भी होश में आने के बाद काफी ज्यादा डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने भी काफी ज्यादा खतरनाक सपना देखा। जब मिस लैंग इस बारे में फेंगवू से पूछती है कि आखिर उसने क्या सपना देखा और वो इतना क्यों डरा हुआ है, वो तो कहता है कि मैंने सपना देखा कि हम लोग जड़ी बूटी ढूंढने गए हैं और वहाँ पर मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके सपने के बारे में सुनने के बाद तो शाओकी खुद को संभाल नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने काफी ज्यादा बुरा सपना देखा। पर अभी के लिए वो लोग इस बारे में बात अवॉइड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शाओकी थोड़ी ही देर में पता लगा लेता है कि वो उस ड्रैगन के पेट में है। यहाँ मिस लैंग अपने वेपन का यूज करते हुए उस ड्रैगन का पेट फाड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी थी कि जरा सी भी खरोच नहीं आती। फेंगवू को एक आइडिया आता है और वो लैंग से उसका वेपन उधार मांगते हुए ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ में बने इस पैटर्न के बारे में पता लगाएगा। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग भी तो इसी बारे में जानना चाहते हो ना, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर वो अपने हाथ पर एक बड़ा सा कट लगाकर अपना खून बहाना शुरू कर देता है। जैसे ही फेंगवू का ब्लड ड्रॉप उस ड्रैगन के पेट पर गिरता है, वो बुरी तरीके से जलना शुरू कर चुका था। उस वाटर ड्रैगन को इतना ज्यादा पेन होने लगता है कि उसने पेन के मारे अपना मुंह खोल दिया था, जिससे उनके बाहर निकलने का रास्ता अपीयर हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, तभी हमारी मिस लैंग को एक अजीब सा टेंटिकल नजर आता है, जिसके बीचों बीच एक चीज ग्लो कर रही थी। और वो ग्लोइंग चीज बातें करते हुए कहती है कि फेंगवू का ब्लड सच में बहुत ज्यादा टेस्टी ब्लड है और उसे इसे पीना है। इसलिए वो अपने टेंटिकल से फेंगवू पर अटैक करना शुरू कर देती है। लैंग थोड़ी ही देर में समझ गई थी कि जिस डीमन पर्ल को ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ तक आए थे, वो पर्ल इसी ड्रैगन के अंदर मौजूद है। शाओकी कहता है कि मैं एंट्रेंस को बंद होने से रोकता हूँ, तब तक तुम दोनों वो पर्ल हासिल करने की कोशिश करो। मिस लैंग और फेंगवू तो पूरी तरह से रेडी थे। जहाँ फेंगवू उन टेंटिकल्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मिस लैंग अपने वेपन से उन पर लगातार अटैक करती जा रही थी। वो टेंटिकल्स उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर नाकाम रहते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें शाओकी को दिखाते हैं, जो वहाँ पर मौजूद एक लकड़ी का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को उसका मुंह बंद करने से रोकने लगता है।
थोड़ी देर की फाइटिंग के बाद मिस लैंग ने फाइनली एक जबरदस्त स्लैश लगाते हुए उस डीमन पर्ल को हासिल कर लिया था। अब तक शाओकी उन्हें एडवाइस देता है कि इससे पहले कि मामला बिगड़े उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही एंट्रेंस में तेजी से पानी भरने लग जाता है और धीरे धीरे वो एंट्रेंस भी बंद होने लग गया था। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं तो पानी का बहाव उन्हें वापस पीछे की तरफ खींचने लगता है और वो टेंटिकल्स भी वापस आ गए थे उस पर्ल को हासिल करने के लिए, पर लैंग उन्हें वो पर्ल नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे जैसे ही उस पर्ल का टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, मिस लैंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन वो फिर भी उस पर्ल को जाने नहीं देती। उसे इतना ज्यादा पेन में तड़पता देखकर फैंग वू को उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, शाओकी उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि लैंग उसे बचाने के लिए ये सब कर रही है। अगर वो खुद को मुसीबत में डालेगा तो लैंग का ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी कुछ सोचने के बाद फैंग वू को एक आइडिया आता है। वो समझ गया था कि उसके हाथ का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसी का यूज करने का डिसाइड करता है। वो अपने हाथ पे कट लगाकर उस पर्ल की सारी पावर को उसमें एब्जॉर्ब करवाने लगा था, जिससे जैसे ही उस मॉन्स्टर को ये स्पिरिट सोल चखने को मिलती है, वो उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को ही खा जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, इससे पहले कि धीरे धीरे वो पूरा का पूरा एंट्रेंस ब्लॉक हो पाता। फैंग वू के आइडिया देने पर वो लोग लकड़ी का यूज कर उस पे चढ़ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उन तीनों के उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आने के बाद वो मॉन्स्टर भी पानी की गहराइयों में डूब गया था। अब तक वो तीनों पानी से बचकर बाहर निकल भी नहीं पाते कि तभी एक टॉर्नेडो उन्हें अपनी तरफ खींचने लग जाता है और वो धीरे धीरे उन्हें बहाते हुए एक पोर्टल के थ्रू रियल वर्ल्ड में लाकर पटक चुका था। वापस आने के बाद लैंग अभी भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं वो रियल वर्ल्ड में है या फिर एक और इल्यूजन में ट्रैप हो गई है। पर शाओकी को वहाँ पर एक नमक की बोतल नजर आ गई थी, जिसे उसी ने छुपा के रखा हुआ था। वो कहता है इसका मतलब ये है कि हम फाइनली सक्सेसफुली रियल वर्ल्ड तक आ गए हैं। पर वहाँ आने के बाद भी हमारी मिस लैंग को अपने फादर और भाई कहीं भी नजर नहीं आते। तभी उसे जमीन पर अपने फादर का सिगार गिरा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो परेशान थी। तभी उसे अपने भाई का ओवरकोट भी दिखता है। आसपास फैली चीजों को देखने के बाद लैंग की घबराहट बढ़ने लगी थी कि तभी उसे अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी महसूस होती है। पास जाकर देखने पर उसे अपने फादर की बॉडी नजर आती है, जो कि धीरे धीरे हवा में वैनिश हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि मिस लैंग के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में हमें शेफ जुए और शेफ टिंग की डेथ सेरेमनी को परफॉर्म करते हुए दिखाया जा रहा था, जहाँ मिस लैंग अपने फादर और भाई को खोने के बाद इतना ज्यादा सदमे में चली जाती है कि वो तो अनकॉन्शियस होकर गिरने वाली थी। फैंग वू उन्हें संभालते हुए खुद को दोष देने लगता है कि सारी गलती उसकी है। अगर उसे बचाने के लिए शेफ जुए उस पोर्टल को ओपन नहीं करते तो वहाँ से मॉन्स्टर बाहर आकर उन्हें हर्ट नहीं करते। पर लैंग उसे ऐसा सोचने से मना कर देती है। यहाँ पर उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जुए फैमिली की हेड जुए जियाओ भी आई थी, जिसके पास काफी पावरफुल येन एनर्जी की पावर्स थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर बहुत ज्यादा परेशान थी और इसका दुख जाहिर करते हुए वो अपनी येन एनर्जी का यूज करके वहाँ पर एक आई स्टैचू क्रिएट कर देती है। अपने फादर के स्टैचू को देखने के बाद लैंग और भी ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी। जुए जियाओ लैंग को भरोसा दिलाती है कि उसके फादर ने उसके बुरे समय में बहुत हेल्प की थी, इसलिए अब वो भी पीछे नहीं हटेगी, लैंग की हर तरह से हेल्प करेगी। फैंग वू तो इतनी जवान फैमिली हेड को देखकर बहुत हैरान था। वहाँ पर इंपीरियल गार्ड की भी एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि वो शेफ जुए के काफी ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। वो भी लैंग से वही बातें कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले मेरे पास आना, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। तभी उन्हें ठंड लगने लगती है। उन्हें लग रहा था कि ठंड की असली वजह तो उनके दोस्त की बनी हुई ये आइस की मूर्ति है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे पिघला देंगे क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट है। उनका दोस्त धीरे धीरे पिघलेगा, ये अच्छी बात थोड़ी था। तो वो अपनी वाटर पावर का यूज करके उस मूर्ति को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो मूर्ति जरा सी भी नहीं पिघलती। इससे उनकी तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। तभी फिर से वहाँ पर एक और मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री होती है, जो कि अपने यांग एनर्जी का यूज करके एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उस मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये काम और किसी का नहीं बल्कि जियांग फैमिली के हेड का था, जो वहाँ पर शेफ जुए को श्रद्धांजलि देने आए थे। इसी बीच अंकल फाओ, जो कि शेफ जुए के बहुत अच्छे दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे, वो अपने बेटे से बात करते हुए जाहिर कर देते हैं कि वो यहाँ पर मिस लैंग से कुछ लेने आए हैं। इधर जियांग फैमिली का हेड श्रद्धांजलि देते हुए ये नोटिस करता है कि लैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस मौके का और अच्छे से फायदा उठाना चाहता था। इसलिए वो उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मॉन्स्टर्स को यहाँ पर लाना, उनके कल्टीवेशन के लिए हेल्प करना इस रेस्टोरेंट के लिए खतरे भरा काम है। मैंने तो सोलमैन को कहा था कि उसे इस तरीके का खतरे भरा काम नहीं करना चाहिए, पर उसने तो मेरी सुनी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस रेस्टोरेंट को बंद करके डीमन हंटर बन जाएं। अब ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एक सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्से में तिलमिलाकर एंडर को जवाब देने लगता है कि हमारे ओल्ड मैन ने ये रेस्टोरेंट अपने दम पर खड़ा किया है, आखिर तुम कौन होते हो एडवाइस देने वाले। फैंग वू तो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि भाई माहौल देख के बात कर, अभी पिट पिट आ जाएगा।
पर वो डिसाइबल उसकी एक नहीं सुनता बल्कि जियांग फैमिली के हेड को और भी बुरी भली बातें बोलने लगता है। जियांग फैमिली यहाँ के लार्जेस्ट फैमिली में से एक थी, इसलिए एल्डर इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि डिसाइबल उनकी बेइज्जती कर रहा है, तो वो उसे पीटते हुए कहते हैं, लगता है मेरा दोस्त तुम्हें तमीज सिखाना भूल गया, उसके बिहाफ पर मैं सिखा देता हूँ। अब उसने उस डिसाइबल की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। ये देखकर लैंग को भी गुस्सा आ जाता है। ज़ोए फैमिली की हेड ज़ियाओ भी समझ गई थी कि ये बंदा यहाँ पर आया है प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए, इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगा। लैंग तो उन सभी को पोलाइटली वहाँ से जाने को कह देती है, पर यहाँ उल्टा तो जियांग फैमिली का हेड मिस लैंग से कहता है कि क्यों ना तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ, मेरे बेटे से शादी कर लो, इसके बाद कोई भी फैमिली तुम्हें बुली नहीं कर पाएगी, जबकि वो खुद उन्हें बुली कर रहा था। इस बात से तो लैंग चिढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जियांग फैमिली के उन दोनों नमूनों को दिखाते हैं जो कि एक सीक्रेट प्लान के तहत वेयरहाउस में घुसकर वहां के मॉन्स्टर्स को आजाद करना चाहते थे, जिसके लिए वो टकलू अपने उसी मशीन का यूज करते हुए मॉन्स्टर डिटेक्ट करके उन्हें आजाद कर देता है। वहीं इधर दूसरी तरफ मिस लैंग ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो उस टकले से शादी नहीं करेगी, और रहा सवाल किसी के बुली करने का, तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। तो ये देखने के बाद जियांग फैमिली का हेड एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ सबसे पहले उसका निशाना बना था हमारा फेंगयू, जो उसके अटैक से हिट होने के बाद काफी दूर जाकर गिर गया था। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद जियांग फैमिली का हेड कहता है कि देखो बच्ची, अब इस मॉन्स्टर ने तुम्हारी इस फैमिली पर अटैक कर दिया, अगर तुम मुझसे हेल्प मांगो तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें शर्त पता है? पर लैंग बिलाई कि ये मामला मेरे घर का है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी, और इस जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो हम बैकअप में रखते हैं। उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए लैंग एक चीज नोटिस करती है कि ये फिश पहले से ज्यादा पावरफुल लग रही है, अचानक से इसकी पावर इंक्रीज कैसे हो सकती है? लैंग के लिए उस मॉन्स्टर से अकेले निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, वो तो पीछे गिरने वाली थी। तभी शाओ की आकर उसे ब्लॉक कर लेता है और साथ ही अपने तलिस्मान का यूज करके वो भी उसके साथ फाइट करने लग जाता है। उन दोनों को इतनी जद्दोजहद करता देखकर जियांग फैमिली के हेड को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ अंकल फो का बेटा उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे रोक लेते हैं, जैसे कि वो चाहते हो कि ये लोग और ज्यादा मुसीबत में पड़े, और फिर जब वो उनकी हेल्प करने जाए तो ये लोग उनके एहसानों के नीचे दब जाए। इधर वो मॉन्स्टर अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए साउंड वेव्स छोड़ने लगा था, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ मौजूद लोगों के लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। वो मॉन्स्टर लैंग को अपने निशाने में ले लेता है। ये देखने के बाद शाओ की अपने एक पंच से उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे जियांग फैमिली के हेड को उसे ब्लॉक करना पड़ रहा था। जियांग फैमिली का हेड कहता है कि बच्ची, अगर तूने पहले ही मुझसे मदद मांग ली होती तो आज तेरे फादर के इस रेस्टोरेंट के साथ ये नहीं हो रहा होता। ये बोलकर वो उसे धकेल देते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पर उसके फादर का नेम प्लेट रखा हुआ था। लैंग अपने फादर के नेम प्लेट को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाती है, इससे पहले कि वो उसे हर्ट कर पाता। तभी वहाँ पर ज़ोए अपनी यंग एनर्जी का यूज करके उस फिश को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, पर वो फिश इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस शील्ड को ब्रेक करके वो उस पर अटैक थ्रो करना शुरू कर देता है। अब तो अंकल फाओ भी आ गए थे, वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों से पीछा छुड़ाकर फिर से लैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये मॉन्स्टर पूरी तरह से पोजेस हो रखा था क्योंकि उसकी आंखें पूरी रेड हो रखी थी। अब इससे पहले कि ये मॉन्स्टर आगे बढ़ के उसे हिट कर पाता, तभी फेंगवू अपने थंडर अटैक रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर को अनकॉन्शियस कर देता है। फेंगवू की पावर देखने के बाद जियांग लाइक मुझे इस मॉन्स्टर को हिरासत में लेना है और साथ ही तुम्हारे रेस्टोरेंट को सील करना है क्योंकि यहाँ पर इतना खतरनाक मॉन्स्टर पाया गया है। अब उसने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अपनी एनर्जी शो करनी शुरू कर दी थी, जिससे अब उसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो मॉन्स्टर देखते ही देखते फिर से होश में आ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ भी रिएक्ट कर पाता, तभी वहाँ पर 3 मास्कमैन आ जाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को काबू कर लेते हैं। वो मास्कमैन आते ही उस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेते हैं, साथ ही वो फेंगू को भी हील कर लेते हैं, जिसने अपनी पावर यूज करके खुद को बहुत बुरी तरीके से थका लिया था। शाओकी की बातों से हमें पता लगता है कि ये मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि डीमन किचन पैलेस के हेड हैं। ये काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, इस वजह से उन्हें वहाँ देखने के बाद किसी भी इंसान की उनके आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इस फैमिली को और इस रेस्टोरेंट को आज के बाद से कौन संभालेगा। तभी जियांग फैमिली का हेड आते हुए कहता है कि मैं, क्योंकि अब ये मेरी फैमिली मेंबर बनने जा रही है मेरे बेटे से शादी करके। पर इस चीज के लिए लैंग बिल्कुल भी राजी नहीं थी। डीमन किचन पैलेस के हेड ये चीज भांप जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, असल में आने वाले टूर्नामेंट में जहां लैंग के फादर पार्टिसिपेट करने वाले थे, अब उनकी फैमिली मेंबर से ही कोई जाना चाहिए और फंडिंग टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज होगा जो कि उन्हीं की फैमिली मेंबर करेगा और इसका डिसाइड कि ये कौन करेगा वो भी लैंग डिसाइड करेगी। ये बोलकर वो लैंग से इन्विटेशन पेपर पे साइन भी करवा लेते हैं क्योंकि लैंग ने कहा था कि रेस्टोरेंट में से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हमारा फेंगू करेगा और रहा सवाल फंडिंग टूर्नामेंट का तो वो खुद पर्सनली से ऑर्गेनाइज करेगी।
सकेगी। डीमन किचन पैलेस के लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए ये फैमिलीज उनके आगे कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से दांत पीसते हुए चली जाती है। वैसे तो अंकल फाओ काफी ज्यादा मतलबी इंसान थे, लेकिन वो यहाँ लैंग को कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। शायद वो सच में चीफ जुए को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। वैसे जियांग फैमिली ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो डीमन किचन पैलेस के जरिए इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दे, लेकिन उनकी चाल उन पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि डीमन किचन पैलेस के लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इस रेस्टोरेंट में से कोई एक डीमन शेफ बनकर तैयार हो गया तो फिर वो यहाँ के हेड शेफ को अपने पैलेस में एक जगह देंगे, जिससे लैंग की फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस बारे में सोचते हुए वो तीनों आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। वैसे उन्होंने कह तो दिया था कि फेंगवू करेगा, लेकिन फेंगवू को तो खाना बनाने का कुछ भी नहीं आता। वो तो कह रहा था कि मुझसे नहीं होगा, सारी फैमिली की रेपुटेशन मेरे कंधों पे आ जाएगी, मैं उसकी लुटिया दुबो दूंगा। लैंग को खाना बनाने का कुछ भी नहीं आता था। वहीं फेंगवू ने अब तक सिर्फ सब्जियां काटी थी, और देखा जाए तो शाओकी को तो वो तो बस इंग्रेडिएंट्स पहचान सकता है कि कौन सी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट्स डलेगा। तो इसलिए वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे। लैंग सब्जी काटने में हेल्प करती है, शाओकी इंग्रेडिएंट्स जुगाड़ करने में, और वो दोनों फेंगवू को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो छोटे छोटे डीमंस के साथ प्रैक्टिस कर सके खाना बनाने की। और वो दोनों किचन उसके हवाले छोड़कर खुद डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो फंडिंग टूर्नामेंट और डीमन किचन पैलेस के टूर्नामेंट में कैसे एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ी देर तक आपस में डिस्कशन करने के बाद वो रेडी हो जाते हैं कि 1 महीने बाद वो फंडिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और अभी कुछ दिनों के बाद वो डीमन किचन पैलेस जाएंगे। उनकी डिस्कशन के बीच में ही उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि फेंगवू ने तो किचन में आग लगा दी। और इतना सब कुछ करने के बाद जब लैंग उसके बनाए हुए डिश को देखती है तो जिंदा मछलियों को तैरता देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी कि बेचारे जजेस पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके बाद तो रात में जब बेचारा सो रहा था तो ये दोनों उसे फटाफट अर्ली मॉर्निंग जगाकर उसके सामने बुक का पहाड़ रख देते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे एक अच्छा सा शेफ बनने में। तुम्हें इन सारी बुक्स को पढ़कर डीमंस के बारे में पता लगाना है और उससे जुड़ी जितनी भी डिजीज क्योर हो सकती है, जितनी कल्टीवेशन इंप्रूव हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में जानना है ताकि तुम एग्जाम को क्लियर कर सको। शाओकी तो किसी टीचर की तरह से समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इन बुक्स को ना केवल पढ़ना है बल्कि इसमें लिखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली ट्राई भी करना है ताकि तुम्हें पता लग सके कि कितनी चीजें सच है और कितनी झूठ। इन बुक्स को पढ़ने के बाद एक चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और वो है मॉन्स्टर कैप्चर करने में। बेचारा फेंगवू तो इन सारे बुक्स को पढ़ कर ही पागल हो चुका था। लैंग तो उसे कटिंग टेक्निक की बुक पकड़ाते हुए कहती है कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि किस मॉन्स्टर को किस तरीके से कट करना है ताकि तुम उसके पॉइजन वाले हिस्से को अलग कर सको। इससे उसकी इविल स्पिरिट भी लोगों को हॉन्ट नहीं कर पाएगी। इस एनाटॉमिकल कटिंग टेक्निक को सीखने के बाद तुम और भी ज्यादा प्रोफेशनल बन जाओगे। यहाँ अपने सामने मॉन्स्टर को रखने के बाद हमारी लैंग उसे समझाते हुए कहती है कि वैसे तो सभी मॉन्स्टर का साइज और शेप अलग अलग होता है, लेकिन उन सभी में बोन्स और मेरिडियंस होते हैं। तुम्हें ये सारी चीजें पता लगानी है उनकी ब्रीदिंग टेक्निक को देखकर। एक बार तुमने उनकी बॉडी के पोस्चर का अच्छे से अंदाजा लगा लिया, फिर तुम उन्हें काफी एफिशिएंटली कट कर पाओगे। उसकी कटिंग स्किल्स देखने के बाद तो हमारा फेंगवू उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम तो कमाल की हो। लैंग तो उसे कहती है कि तुम्हें समझ आया। उसका उदास चेहरा देखने के बाद वो समझ आती है कि सारी चीजें इसके सर के ऊपर से गई है। वो उसे पत्थर पकड़ाते हुए कहती है कि इससे फिटनेस प्रैक्टिस करो। अब फिर हमारे भाई की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें उसे काफी जम के पढ़ाया जाता है। मॉन्स्टर की कटिंग सिखाई जाती है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर की कटिंग नहीं की थी। इसके अलावा लैंग ने उसे छोटे छोटे चालाक फास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने का काम भी दिया था जिन्हें पकड़ने में उसे नानी याद आ जाती है। काफी दिनों की कड़ी टेक्निक के बाद फाइनली उसने बड़े पत्थर को संभालना, छोटे मॉन्स्टर को पकड़ना और साथ ही पढ़ना भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। और अब वो लैंग की सिखाई हुई टेक्निक को परफॉर्म करते हुए काफी अच्छे से वहाँ पर मौजूद फीस बीस्ट को कट कर देता है। शाओकी तो कहता है कि अब तुमने बेसिक सीख लिया है तो चलो अब डिश प्रिपेयर करना भी सीख लेते हैं। वो तो ये सुनकर बेहोश ही हो जाता है। वैसे वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी होटल का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें बताता है कि उसकी सैलरी पेंडिंग है जो कि मास्टर ने कहा था कि उसे बाद में देंगे, लेकिन वो तो बिना गुड बाय बोले ही चले गए। इस बात से हमारी लैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंसान की मौत और जिंदगी उसके खुद के हाथों में थोड़ी ना होती है, मैं पे कर दूंगी। पर जब वो सर्वेंट बताता है कि 7 महीने की सैलरी पेंडिंग है उसके तो होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने के लिए जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा जियांग हाओ आ जाता है। उसे देखने के बाद लैंग बड़ी हैरान थी, ये सोचते हुए कि अब ये कौन है। पर वो तो उनकी फैमिली की इंसल्ट करते हुए कहता है कि लड़की, तुझे इस कंपटीशन में हराने के बाद मैं तुझे अपनी वाइफ बनाऊंगा। तब जाके हमारी लैंग को याद आता है कि असल में जियांग फैमिली का हेड उस टकलू के बारे में नहीं बल्कि इस छोटे लड़के के बारे में बात कर रहा था कि वो इसकी बीवी बनाएगा इसे। ये सुनकर तो
हमारी लैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो जाकर सीधा एक लात जड़ देती है। उसके गार्ड्स तो उस पर भड़कने लग गए थे, पर जियांग हाओ कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी गुस्से की तेज है, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। अब इससे पहले कि इस बात पर लैंग उसका मुंह तोड़ देती, वो दोनों लड़के उसे संभालते हुए कहते हैं कि इसे हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। फेंग वू तो जाकर उसे धमकी दे देता है कि निकलो, नहीं तो हड्डी पसली टूटकर वापस आएगी। वो बंदा इस चीज को इग्नोर करते हुए लैंग के पास जाकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम खाना बनाना सीख रही हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। और फिर वो अपनी स्पेशल पावर के हेल्प से फायर को कंट्रोल करते हुए काफी पॉपुलर डिश बनाता है। उसकी कुकिंग स्किल्स देखने के बाद शाओ की भिलाई ये सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, तय मास्टर बन गया है। उसकी बनाई हुई डिश भी सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। बेशक से वो लोग जियांग फैमिली से नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा कि जियांग हाओ की कुकिंग स्किल्स सच में कमाल की है। अब उस डिश को देखकर तो तीनों का ही मोटिवेशन डाउन पे चला गया था। अब नेक्स्ट डे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो फेंग वू को लेकर शेफ कंपटीशन में जाएंगे ताकि उसे ऑफिशियल शेफ बना सके। वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं ये कहकर कि वो 1 महीने बाद लौटेंगे, लेकिन रास्ते में जाकर वो फेंग वू को अकेला छोड़ देते हैं ये कहकर कि तुम कंपटीशन पर ध्यान दो, हमें फंड सेरेमनी की तैयारी करनी है ना, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। उसे छोड़ने के बाद वो रास्ते से अलग हो जाते हैं। बेचारा फेंग वू जब कंपटीशन में जाता है तो पता लगता है कि उसके साथियों ने जानबूझ के अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया था ताकि वो यहाँ के शेफ बन सके। उन्होंने तो चीटिंग करके शेफ कंपटीशन के बॉक्स में से कुकिंग वाला पार्टी हटा दिया था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी फेंग वू को कुकिंग करनी पड़ती है। अब फेंग वू तो इतनी गंदी कुकिंग करता है जिसे देखने के बाद उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिर से चीटिंग करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले तो वो एग्जामिनेशन इंचार्ज को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करके हटा देते हैं। और जैसे ही शाओकी वहाँ पर नजर रखने के लिए आता है तो वो फेंग वू को अपने साथ लाया हुआ खाना पकड़ा देता है। कंपटीशन के एंड होने के बाद जब टीचर सभी बच्चों का खाना टेस्ट करी थी तो वो ये देखकर कुछ बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर देती है क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे। अब ये सब देखने के बाद तो फेंग वू की जान उसके हलक में अटक जाती है। वो सारा खाना खुद ही खा लेता है टेस्ट करने से पहले ही। टीचर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके खोपड़े पे नीडल मारकर कहती है कि अब मुझे रेसिपी बताओ वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। अब बेचारा फेंग वू अपने सोल सी में जाकर यही सोच रहा था कि वो रेसिपी कैसे बताए, उसने तो थोड़ी ना खुद बनाया था। पर तभी वो मॉन्स्टर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने दो, मैं सारे डिश को देखने के बाद पहचान जाता हूँ कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हैं। जमीन में काफी ज्यादा गहराई तक सालों तक रहने के बाद मुझे स्वाद और टेस्ट इतना ज्यादा पता है ना, जितना नॉर्मल इंसानों को भी नहीं पता। अचानक से देखते ही देखते फेंग वू की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और फिर जब वो होश में आता है तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। वो टीचर को सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देता है और साथ ही किसी प्रोफेशनलिस्ट की तरह खाना बनाते हुए अपने डिश को प्रेजेंट करता है। ये वही सेम डिश थी लेकिन पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट, जिसे खाने के बाद तो टीचर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो नदी किनारे पेड़ों की छांव में बैठकर इस डिश को एंजॉय कर रही है। उसने तो हमारे फेंग वू को शेफ होने का खिताब भी दे दिया था, जिससे उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग वहाँ से वापस जा पाते तभी उनके रास्ते में डीमन किचन पैलेस का वही एनवॉय आ जाता है, जिसकी लैंडिंग इस बार भी बहुत खराब थी। वो एनवॉय असल में उन्हें ये बताने आया था कि कंपटीशन में कौन सी डिश बनने वाली है, जिसका नाम सुनना ही उन्होंने पहली बार था। उन तीनों को समझ नहीं आता कि इस प्राचीन डिश में कौन कौन सी रेसिपी यूज होगी और इसे कैसे बनाना है। वो किससे पूछे। लैंग को अपने फादर की बहुत याद आती है। वो सोचती है कि वो अगर होते तो उन्हें आराम से बता देते। फिर उन्हें याद आता है कि अरे अंकल फाओ है ना, उन्होंने तो कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। तो अब बारी आ गई है उनके पास जाने की, तो वो तीनों फटाफट अंकल फाओ के पास पहुंच जाते हैं। अंकल तो उन तीनों को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो अपने छाते का यूज करके उन्हें चाइनीज केक भी बनाकर खिलाता है। अंकल की टेक्निक से हमारी लैंग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो उस चाइनीज पुराने एंशिएंट डिश का नाम बताते हुए कहती है कि अंकल क्या आप उन्हें बनाना हमें सिखा सकते हैं। अंकल फाओ तो बताते हैं कि उस डिश को बनाने के लिए तुम्हारे पास एक खास तरीके का वेपन होना चाहिए। वो तो अपना स्वॉर्ड निकाल कर दिखाती है, जो कि था तो बहुत ज्यादा स्पेशल लेकिन अभी ऑर्डिनरी था। अंकल फाओ बताते हैं कि अगर तुम लोगों को वेपन चाहिए तो फिर तुम्हें शेनहे टाउन जाना होगा, वहाँ पर बहुत अच्छे और रेयर ट्रेजर्स मिलते हैं। अब लैंग हार मानने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। वो डिसाइड करती है कि वो शेनहे टाउन जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के लिए अंकल फाओ उन्हें अपने पास पकड़ा हुआ एक क्रैब पकड़ाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जायंट था। उन्होंने उस क्रैब मॉन्स्टर को ऐसे ट्रेन किया था जिसे खाना देने पर वो रास्ते में आगे बढ़ता जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। वो तीनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उस क्रैब पर बैठकर वो अपने आगे का सफर तय करने लगते हैं। अंकल तो अपने बेटे को बोल देते हैं कि इन तीनों पर नजर रखो। रास्ते में उस क्रैब को खिलाने के लिए अंकल ने जो खाना दिया था उनमें से कुछ खाना तो फेंग वू खाने लगता है। ये देखकर तो लैंग को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तरीके से अगर वो सारा खाना खा जाएगा तो क्रैब हमें आगे तक कैसे बढ़ाएगा। इस चक्कर में वो तीनों नोटिस नहीं करते कि अंकल फाओ का बेटा उनका पीछा कर रहा है। तभी लैंग को एक आइडिया आता है जो कहती है कि क्यों ना इस क्रैब को चारा दिया जाए। एक फिशिंग रॉड उठाते हुए
कहती है कि लाओ तुम्हें चारा बना दूं। बेचारा फेंगू तो डर जाता है, पर तभी पता लगता है कि लैंग लास्ट बचे हुए खाने को रस्सी से बांधकर उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करती है, जिससे वो लोग काफी तेजी से अपना सफर कंटिन्यू कर रहे थे। ये देखने के बाद तो अंकल फाओ के बेटे को हैरान नहीं होता कि आखिर इनके पास कौन से पैनकेक्स मौजूद हैं कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो क्रैब तो इस खाने के लालच में उन्हें पानी के पार ले जाता है। उस शहर में पहुंचकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि शहर सच में बहुत खूबसूरत था। अब वो क्रैब को एक रस्सी से बांधकर वहाँ पर वेपन बनाने वाले बंदे को ढूंढने लगते हैं। अब शहर बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उन्हें उस बंदे को ढूंढने में टाइम लगता है। तभी एक बंदा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर उनके उस वाहन को चोरी कर लेता है, जिससे वो लोग उन चोरों की बड़ी मुश्किल से पिटाई करते हुए उस क्रैब को बचाते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो एक रेस्टोरेंट के अंदर गिर जाते हैं। उस क्रैब की वजह से उन्होंने रेस्टोरेंट में काफी सारे सामान को तोड़ फोड़ दिया था, जिससे रेस्टोरेंट की छोटी ओनर, जो कि सच में बहुत ज्यादा क्यूट थी, वो उन्हें हिसाब किताब करते हुए कहती है कि तुमने 3 टेबल तोड़े हैं और 8 कुर्सियां, तो तुम लोगों को मुझे 100 युआन टेल्स देने हैं। अब किसी अननोन शहर में इतना बड़ा पैसों का चूना लग गया, ये सुनकर तो उनके पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। ये सीजन का लास्ट एपिसोड है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसके आगे के एपिसोड्स आएंगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज को एंजॉय कीजिए।